जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं DSWLT यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ रहे थे। तो जो हमारे सिलेबस में है कुल 4 सभ्यताएं दी हुई है, जिनमें पहली है कालीबंगा, दूसरी है आहट, तीसरी है बेराट और चौथी है गणेश्वर। तो हमने यहाँ पिछले वीडियो में कालीबंगा सभ्यता को कंप्लीट किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, ज़रूर देखें। तो आज हम आहट सभ्यता के महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक बिंदु अपने आप में एक प्रश्न है, तो आप सब इन बिंदुओं को ध्यान से देखें और इन्हें याद करने की कोशिश करें। तो आइए शुरू करते हैं आहट सभ्यता। तो आहट सभ्यता में हमारा पहला पॉइंट है, आहट एक पुराना कस्बा है जो उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर 500 मीटर लंबे धूलकोट क्षेत्र के नीचे दबा हुआ मिला। तो आहट कस्बा कहाँ मिला? उदयपुर ज़िले में। और ये किस क्षेत्र के नीचे दबा हुआ मिला? ये धूलकोट क्षेत्र के नीचे दबा हुआ मिला। तो याद रखिएगा, आहट का संबंध किस ज़िले से है? उदयपुर ज़िले से। हमारा अगला पॉइंट है, आहट सभ्यता आयड या बेडस नदी के किनारे मौजूद थी। तो आहट सभ्यता किस नदी के किनारे मौजूद थी? आयड या बेडस नदी। तो इसका संबंध किस नदी से है? आयड या बेडस नदी से। अगला पॉइंट है अपना, प्राचीन शिलालेखों में आहट का पुराना नाम ताम्रवती या ताम्रवती नगरी लिखा गया है। तो प्राचीन शिलालेखों में आहट का पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था ताम्रवती या ताम्रवती नगरी। अगला पॉइंट है अपना, 10वीं व 11वीं सदी में आहट को आघाटपुर या आघाट दुर्ग के नाम से जाना जाता था। तो 10वीं और 11वीं सदी में आहट को किस नाम से जाना जाता था? आघाटपुर या आघाट दुर्ग के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट है अपना, इसे क्षेत्रीय भाषा में धूलकोट भी कहते हैं। तो इसको क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं हम? धूलकोट, क्योंकि ये धूलकोट क्षेत्र के नीचे दबा मिला इसलिए। अगला पॉइंट है अपना, आहट से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आहट किस जिले से संबंधित है? उदयपुर जिले से। और किस क्षेत्र के नीचे दबा हुआ मिला? ये धूलकोट क्षेत्र के नीचे दबा हुआ मिला। आहट सभ्यता किस नदी के किनारे मौजूद थी? आयड या बेडस नदी के किनारे। और आहट का पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम ताम्रवती या ताम्रवती नगरी था। 10वीं व 11वीं सदी में आहट को किस नाम से जानते थे? आघाटपुर या आघाट दुर्ग के नाम से जानते थे। और क्षेत्रीय भाषा में से किस नाम से जाना जाता था? धूलकोट क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? यहाँ पर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम अब इसके उत्खनन कार्य के बारे में जानते हैं। तो उत्खनन कार्य में हमारा पहला पॉइंट है, सन 1953 ईस्वी में अक्षत कीर्ति व्यास के नेतृत्व में पहली बार उत्खनन कार्य शुरू किया गया था, जो कि लघु स्तर पर था। तो यहाँ पर सबसे पहले उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। कब किया गया? 1953 में। तो ये लघु स्तर पर था। अगला पॉइंट है अपना, सन 1956 ईस्वी में RC अग्रवाल के नेतृत्व में उत्खनन कार्य किया गया। तो यहाँ पर दूसरी बार उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? RC अग्रवाल के द्वारा। कब किया गया? 1956 में। तीसरा पॉइंट है अपना, सन 1961 से 62 ईस्वी में HD साकलिया, VN मिश्रा, मेलबर्न विश्वविद्यालय, पुरातत्व विभाग राजस्थान, डेक्कन कॉलेज पूना आदि के द्वारा संयुक्त रूप से उत्खनन कार्य किया गया, जो कि व्यापक स्तर पर था। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य किनके द्वारा किया गया, तो HD साकलिया, VN मिश्रा, मेलबर्न विश्वविद्यालय, पुरातत्व विभाग राजस्थान और डेक्कन कॉलेज पूना द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। और ये कब किया गया? सन 1961 से 62 ईस्वी में। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहली बार उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। कब किया गया? 1953 में, जो कि लघु स्तर पर था। दूसरी बार कब किया गया? 1956 में। किसके द्वारा किया गया?
RC अग्रवाल के द्वारा। और तीसरी बार उत्खनन कार्य कब किया गया? 1961 से 62 ईस्वी में, जो कि व्यापक स्तर पर था। और किन किन के द्वारा किया गया? HD साकलिया, VN मिश्रा, मेलबर्न विश्वविद्यालय, पुरातत्व विभाग राजस्थान और डेक्कन कॉलेज पूना के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है, उत्खनन में बस्तियों के 8 स्तर मिलने के प्रमाण मिले हैं, अर्थात बस्तियों के उजड़ने और फिर से वहीं पर बसने के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पर बस्तियाँ उजड़ी और फिर वहीं पर वापस बस गई, तो इसके प्रमाण मिले हैं। अगला पॉइंट है अपना, आहड़ सभ्यता लगभग 4000 वर्ष पुरानी थी। तो यह सभ्यता लगभग कितने वर्ष पुरानी थी? ये 4000 वर्ष पुरानी मानी गई है। अगला पॉइंट है अपना, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका समृद्ध काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व का है। तो गोपीनाथ शर्मा ने इसका समृद्ध काल क्या माना है? 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व का माना है। अगला पॉइंट है अपना, आहड़ के उत्खनन से मिले साक्ष्यों से मानव जीवन के विभिन्न चरणों की जानकारी प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं उससे मानव जीवन के विभिन्न चरणों की जानकारी हमें मिलती है। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। उत्खनन में जो प्राप्त बस्तियां हैं उनके 8 स्तर मिलने के प्रमाण मिले हैं, और यहाँ पर बस्तियों के उजड़ने और फिर से वहीं पर बसने के प्रमाण मिले हैं। और यह सभ्यता लगभग 4000 वर्ष पुरानी मानी गई है। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसका समृद्ध काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व का माना है। और यहाँ पर मानव जीवन के विभिन्न चरणों की जानकारी भी मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो विशेषताओं में हमारा पहला पॉइंट है, आहड़ सभ्यता एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। तो यह कैसी सभ्यता है? एक ताम्रयुगीन। क्यों है? इसको अभी हम आगे के पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है अपना, आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या माना गया है? पशुपालन। अगला पॉइंट है अपना, आहड़ सभ्यता के लोग बर्तन बनाने की कला में निपुण थे। तो यहाँ के लोगों को बर्तन बनाना भी आता था। अगला पॉइंट है अपना, आहड़ सभ्यता के लोगों का मुख्य उद्योग तांबा गलाना और तांबे के उपकरण बनाना था। तो यहाँ के लोगों का मुख्य उद्योग क्या था? तांबा गलाना और तांबे के उपकरण बनाना। तो यहाँ पर बहुत सारे ताम्र उपकरण मिले, इसलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। अगला पॉइंट है अपना, आहड़ सभ्यता के लोग मृतकों को कपड़ों और आभूषणों के साथ दफनाते थे। तो यहाँ के लोग, जो मरे हुए लोग थे, उनको कपड़े और आभूषणों के साथ ही दफनाया करते थे। आइए इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो आहड़ एक कैसी सभ्यता है? ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। और यहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन था। और आहड़ सभ्यता के लोग बर्तन बनाने की कला में भी निपुण थे। और यहाँ का जो मुख्य उद्योग था वह तांबा गलाना और तांबे के उपकरण बनाना था। और यहाँ के लोग मृतकों को कपड़ों और आभूषणों के साथ दफनाते थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है, आहड़ सभ्यता से टेराकोटा पद्धति पर आधारित मिट्टी की वृषभ आकृति की मूर्ति मिली है, जिसे बनासियन बुल की संज्ञा भी दी गई है। तो यहाँ पर एक मिट्टी की वृषभ आकृति की मूर्ति मिली है, जिसे बनासियन बुल भी कहते हैं। अगला पॉइंट है अपना, आहड़ सभ्यता से लाल काले मृदभांड या कृष्ण लोहित मृदभांड मिले हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार के मृदभांड मिले हैं? लाल काले या कृष्ण लोहित। तो याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है अपना, आहड़ सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे। तो यहाँ के लोग चावल से भी परिचित थे। तो याद रखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये, कि आहड़ सभ्यता के लोग किससे परिचित थे? चावल से। अगला पॉइंट है अपना,
आहड़ सभ्यता से अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे व कोट कहते हैं मिले हैं। तो यहाँ पर अनाज रखने के मृदभांड भी मिले हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, गोरे या कोट। अगला पॉइंट है अपना, आहड़ सभ्यता को बनास सभ्यता या बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो इसे बनास सभ्यता या बनास संस्कृति भी कहते हैं, आप ये भी याद रखिए। तो आइए इनको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर मिट्टी की वृषभ आकृति की मूर्ति मिली है जिसे बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। और यहाँ पर लाल काले मृदभांड या कृष्ण लोहित मृदभांड मिले हैं। और यहाँ के लोग चावल से भी परिचित थे। और अनाज रखने के लिए बड़े मृदभांड मिले हैं जिन्हें गोरे या कोट कहते हैं। और इस सभ्यता को बनास सभ्यता या बनास संस्कृति भी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है, आहड़ सभ्यता से तांबे की 6 मुद्राएं और 3 मोहरें मिली है। तो यहाँ से 6 मुद्राएं और 3 मोहरें मिली है। अब इनकी क्या क्या विशेषता है, इनको भी देखते हैं हम। तो हमारा अगला पॉइंट है, इनमें से एक मुद्रा पर यूनानी भाषा में एक लेख अंकित है। तो एक मुद्रा पर यूनानी भाषा में लेख लिखा गया है। अगला पॉइंट है अपना, इस मुद्रा पर एक और त्रिशूल तथा दूसरी ओर अपोलो देवता तीर व तर्कस लिए दर्शाए गए हैं। तो जो ये मुद्रा है जिस पर यूनानी भाषा में लेख अंकित है, इस पर एक ओर तो जो त्रिशूल है और दूसरी ओर अपोलो देवता तीर व तर्कस लिए दर्शाए गए हैं। तो ये भी याद रखिए। अगला पॉइंट है अपना, खुदाई में प्राप्त इन 3 मोहरों पर विहतब विस पलितसा और तातिया थॉमसन अंकित है जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं किया जा सका है। जो खुदाई में 3 मोहरें मिली है, इन पर क्या क्या लिखा गया है, विहतब विस पलितसा तातिया थॉमसन ये अंकित है। तो इनका अर्थ अभी तक स्पष्ट नहीं किया जा सका है। अगला पॉइंट है अपना, खुदाई में मिले लाल भूरे मृदभांड हाथ की सफाई और अलंकरण की दृष्टि से विशेष हैं। तो यहाँ पर लाल भूरे मृदभांड भी मिले हैं जो हाथ की सफाई और अलंकरण की दृष्टि से विशेष हैं। तो आइए इनको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर तांबे की कितनी मुद्राएं मिली है, 6 मुद्राएं। और मोहरें कितनी मिली है, 3 मोहरें मिली है। तो यहाँ पर एक मुद्रा पर क्या क्या अंकित है, यहाँ पर यूनानी भाषा में लेख अंकित है उस पर, और एक और त्रिशूल और दूसरी ओर अपोलो देवता तीर व तर्कस लिए दर्शाए गए हैं। और यहाँ पर जो 3 मोहरें मिली हैं उनमें क्या लिखा गया है, विहतब विस पलितसा तातिया थॉमसन आदि अंकित है, जिनका अर्थ अभी तक स्पष्ट नहीं किया जा सका है। और यहाँ पर लाल भूरे मृदभांड भी मिले हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है, खुदाई में मिले बिना हत्थे के छोटे जलपात्र आहड़ सभ्यता का ईरान से संबंध दर्शाते हैं। तो यहाँ पर बिना हत्थे के छोटे जलपात्र भी मिले हैं जिनसे क्या पता चलता है कि यहाँ के लोगों का संबंध ईरान से भी था। अगला पॉइंट है अपना, आहड़ सभ्यता में लोगों के मकान पक्की ईंटों से बने होते थे। तो यहाँ के जो मकान बने थे वो किनके बने थे, पक्की ईंटों से। अगला पॉइंट है अपना, मकानों की छतें बांस से ढकी जाती थी और फर्श काली मिट्टी व बालू रेत मिलाकर बनाया जाता था। तो यहाँ के मकानों की छतें किससे ढकी जाती थी, बांस से। और फर्श किस प्रकार से थे, यहाँ पे काली मिट्टी और बालू रेत मिलाकर फर्श बनाए जाते थे। अगला पॉइंट है अपना, मकानों से एक से अधिक चूल्हों के प्रमाण मिलने से यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर वृहद परिवार या सामूहिक भोजन व्यवस्था रही होगी। तो देखिए यहाँ पर एक मकान में 5 या 6 चूल्हे मिले हैं, तो जिससे क्या अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर वृहद परिवार या सामूहिक भोजन की व्यवस्था रही होगी। अगला पॉइंट है अपना, पानी के लिए चक्राकार कूपों का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर पानी निकालने के लिए किनका प्रयोग करते थे हम, चक्राकार कूपों का। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर बिना हत्थे के छोटे जलपात्र मिले हैं जो ईरान से संबंध दर्शाते हैं। यहाँ के मकान पक्की ईंटों से बने होते थे
और छतें बांस से ढकी होती थी और फर्श काली मिट्टी व बालू रेत मिलाकर बनाया जाता था। और एक से अधिक चूल्हे मिलने से यहाँ पर वृहद परिवार या सामूहिक भोजन व्यवस्था का प्रमाण मिलता है। और यहाँ पर पानी निकालने के लिए चक्राकार कूपों का प्रयोग किया जाता था। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है, आहट सभ्यता के लोग चांदी धातु से अपरिचित थे। तो यहाँ के लोग चांदी धातु के बारे में नहीं जानते थे। अगला पॉइंट है अपना, आहट सभ्यता से भट्टी नुमा चूल्हा मिला है, संभवतः तांबे को गलाने में प्रयुक्त होता होगा। तो यहाँ पर एक भट्टी नुमा चूल्हा भी मिला है। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आहट सभ्यता के जो अन्य नाम हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो आहट सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो देखिए, इसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं, इसे बनास सभ्यता या बनास संस्कृति भी कहते हैं, इसे मृतकों के टीलों की सभ्यता भी कहते हैं और इसे धूलकोट सभ्यता भी कहते हैं। तो इत्यादि नामों से इसे जाना जाता है। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम कि आहट सभ्यता के लोग किनसे अपरिचित थे, चांदी धातु से अपरिचित थे। यहाँ पर भट्टी नुमा चूल्हा भी मिला है। और आहट सभ्यता के जो अन्य नाम हैं वो ताम्रयुगीन सभ्यता, बनास सभ्यता या बनास संस्कृति, मृतकों के टीलों की सभ्यता, धूलकोट सभ्यता आदि नामों से इसे जाना जाता है। तो ये थी हमारी आहट सभ्यता जिसके बारे में हमने पढ़ा। आइए अब इस पर आधारित एक प्रश्न करते हैं हम। तो हमारा प्रश्न है, आहट सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन है। तो यहाँ हमें असत्य कथन बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है, यह सभ्यता बेडस नदी के किनारे स्थित थी। दूसरा ऑप्शन है, यह सभ्यता लगभग 4000 वर्ष पुरानी थी। तीसरा ऑप्शन है, यह कांस्ययुगीन सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध है। और चौथा ऑप्शन है, इसके उत्खननकर्ता आरसी अग्रवाल है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी बेराट सभ्यता पर रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगले वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री कृष्णा।